सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। होप करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी सीयूटी यूजी की। तो ऐसे एज यू ऑलरेडी नो कि कल परसों 27 तक 27 की रात में सीयूटी का फॉर्म रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब फॉर्म रिलीज हो जाता है तो बच्चों के मन में काफ़ी सारे डाउट होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो ये बच्चों को पता नहीं होता है। तो एक एक करके आज समझते हैं कि कौन कौन से फॉर्म, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो कि नेसेसिटी है सीयूटी के फॉर्म भरने के लिए। तो बच्चों एक एक चीजें करके समझेंगे हम। ठीक है, तो देखो क्या आता है। सबसे पहला आता है वो होता है 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट कह सकते हो। तो एक्चुअली दोनों अलग अलग होते हैं, बट तुम्हारे पास अगर 10th की मार्कशीट भी है तो भी काम चल जाएगा। दूसरा 12th की मार्कशीट, एज यू नो कितने लोग पास आउट होंगे, ठीक है, और कितने लोग अभी अपियर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जब तुम अपियर करोगे तो वहाँ पे आई थिंक अगर तुम बोर्ड का सिर्फ नंबर भी डाल दोगे, जो तुम्हारा 12th का बोर्ड का जो रोल नंबर होता है उससे भी काम हो जाएगा। तो अपियरिंग के लिए वो लोग आई थिंक मार्कशीट नहीं मांगेंगे। इन फ्यूचर जब तुम कॉलेज में काउंसलिंग कराओ तो हो सकता है वो लोग आस्क करें। ठीक है, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट और वहाँ पे चीजें अलग अलग पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी तुम्हें, वो बात की बात है। अभी फॉर्म भरने के लिए तुम्हें 12th का एटलीस्ट मार्कशीट नहीं भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि तुम उसमें अपेयरिंग डालोगे तो वो नहीं मांगेगा। थर्ड एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसमें हम लोग सब लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, फोटोग्राफ। फोटोग्राफ जो है, मैं पूरी की पूरी मतलब कह सकते हो कि फेस पे मास्क नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो अगर तुम फोटोग्राफ है तुम्हारे पास ऑलरेडी, पासपोर्ट साइज अगर फोटोग्राफ तुम खिंचा लोगे वो ज्यादा बेटर पड़ेगा। और उसको स्कैन करा के उसको जेपीजी के फॉर्मेट में 10 केबी से 200 केबी के बीच में ही रखना। ठीक है। थर्ड, उसी में से एक और पार्ट आ जाता है जो कि है सिग्नेचर। ठीक है, जो कि 4 केबी से 30 केबी के बीच में तुम्हारी होनी चाहिए और ये भी जेईपीजी के फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारी आईडी प्रूफ, जो कि गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ होनी चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या पासपोर्ट, जो भी तुम्हारे पास चीजें हैं उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आधार कार्ड होना जरूरी है, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट भी है या कोई और अदर है तो वहाँ पे ऑप्शन तुम सेलेक्ट करके वो फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके बाद थर्ड सब तुम्हारा हो गया। फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है तुम्हारा एक्टिव ईमेल एंड मोबाइल नंबर। जो भी ईमेल तुम डालो एटलीस्ट उसको ट्राई करो रेगुलरली, उसके ऊपर चेक करो कि क्या ईमेल आया है नहीं आया। और मोबाइल नंबर भी तुम्हारा जो है वो एक्टिव होना चाहिए कि हाँ, मतलब कोई भी मैसेज आए तो तुम उससे अवेयर हो जाओ कि हाँ नोटिफाइड किया गया है। और इसके बाद एक और मैं कहूँगा कि एक टिप देता हूँ। जब तुम फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो एक इमरजेंसी नंबर होता है। इन दैट केस मान के चलो तुम एग्जामिनेशन हॉल पे हो, ठीक है, सेंटर पे हो, एंड समथिंग हैपन हो जाता है, तो वो जो इमरजेंसी नंबर दिए रहोगे उस पर कांटेक्ट करना इजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ अवेलेबल होता है। तो अपना इमरजेंसी नंबर किसी भी पेरेंट्स का तुम अगर दो तो वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद द मोस्ट वैल्यूड क्वेश्चन, अगर तुम किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो बच्चा तो तुम्हें कैटेगरी का भी जो है सर्टिफिकेट बना करके रखना है। एससी और एसटी का तो आई थिंक लाइफ टाइम होता है, बट ओबीसी जो वैलिड होता है वो 1 साल के लिए होता है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस 6 महीने के लिए होता है। तो अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, या फिर पुराना पड़ा हुआ है तो उसको रिन्यू के लिए दे दो। ठीक है, और जितना रिसेंट का रहेगा उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, और ये ईडब्ल्यूएस जगह टू जगह वेरी करता है, कहीं 2 महीने का होता है, कहीं 3 महीने का होता है। तो इट्स बेटर, इट विल टेक ओनली 1 वीक to 2 वीक तुम्हारे बनने के लिए। अभी तुम्हारे पास पूरा 1 महीने का टाइम स्लॉट है जिसमें तुम फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहूंगा, अगर तुम उसको स्टेट लेवल पे ना बनवा के अगर सेंट्रल लेवल बनवाते हो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इन दैट केस तुम अगर तुम यूपी में हो और अगर तुम डीयू का फॉर्म भरते हो तो वहां पे वो लोग स्टेट लेवल से ज्यादा सेंट्रल लेवल प्रीफर करेंगे। अगर तुम स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर रहे हो तो भाई स्टेट लेवल इट्स ओके, बट अगर तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर रहे हो तो अगर वो सेंट्रल लेवल की तुम्हारी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी वो ज्यादा बेटर और बेनिफिशियल होगा, तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो उसके बाद सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में ये होता है कि सर ये सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट्स कहाँ से बनते हैं। तो जहां से तुम्हारा स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, तहसीलदार के पास से उन्हीं से बोलोगे कि सर मुझे सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट्स बना दीजिए, तो वो तुम्हारे सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट वहीं के वहीं बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो तुम्हारा सेंट्रल लेवल की सर्टिफिकेट है उसकी स्कैंड कॉपी 50 केबी से लेकर के 300 केबी के बीच में तुम्हारे पास अवेलेबल होनी चाहिए।
उसके बाद अगर पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट से, पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो, तुम्हारे पास पीडब्ल्यूडी की जो है वो सर्टिफिकेट्स अवेलेबल होना चाहिए ताकि तुम उसको उस कैटेगरी को क्लेम कर पाओ। ठीक है, हो सकता है वो भी 50 केबी से लेकर 300 केबी के बीच में तुम्हें अपलोड करनी पड़ती है, शायद पीडीएफ के फॉर्म में ये अपलोड होती है। तो अभी तक के लिए बच्चों मैंने तुम्हें सारा कुछ बता दिया कि हाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या जरूरी है। तो इसके अकॉर्डिंगली तुम लोग के पास अगर कोई सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, तो वेल एंड गुड। अगर वो एक्सपायर होने वाले हैं तो उसको रिन्यू करा दो। और और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए सीयूईटी के चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो वो हम तुम्हें जल्द से जल्द प्रोवाइड करा सके। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।